नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स, जिसकी अक्सर हम बात करते रहते हैं, भारत में रीट बाजार ने 2019 के बाद अच्छा प्रदर्शन किया है। इसकी कई वजह हैं, जिनमें जीसीसीज का बढ़ता मार्केट, ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की जबरदस्त सप्लाई, क्योंकि मल्टीनेशनल ब्रांड अब ग्रेड ए ऑफिस स्पेस को ही प्राथमिकता देते हैं। बड़ी वजह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं। लेकिन एक बात जो समझने वाली है कि देश में जिस रफ्तार से ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की मांग और सप्लाई है, उसका असर रीट्स पर उतना नहीं दिख रहा है जितने की क्षमता है। एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने रिपोर्ट में कुछ आंकड़े पेश किए हैं जो बताते हैं कि देश के टॉप 7 शहरों में 520 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस रीट्स के लिए उपयुक्त है, लेकिन महज 23% यानी 117 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस रीट्स के तौर पर लिस्टेड है। और ये पोर्टफोलियो देश की कुल 3 कंपनियों तक सीमित है। अब सवाल ये उठता है कि जब रीट्स का प्रदर्शन जानकारों के मुताबिक अच्छा है, रीट्स के लिए उपयुक्त स्पेस की भरमार है, भविष्य में इस वर्टिकल से अच्छे सुरक्षित निवेश के साथ संभावनाएं भी दिख रही हैं, फिर लिस्टिंग को लेकर उदासीनता क्यों है? पेच कहां फंस रहा है? चुनौतियां कहां हैं? या कोई और कारण है जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है? इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमर्शियल रियल एस्टेट भारत में रोजगार के बड़े हिस्से को कैटर करता है। रिपोर्ट की बारीकियों को समझेंगे, वर्तमान और भविष्य की स्थिति और चुनौतियों को भी समझेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आलोक अग्रवाल, एमडी एंड सीईओ ऑफ ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट एंड चेयरमैन ऑफ इंडिया रीट्स एसोसिएशन, और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत ठाकुर, रीजनल डायरेक्टर, हेड ऑफ रिसर्च एंड एडवाइजरी, एनारॉक ग्रुप। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका आलोक जी और प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आलोक जी आपके पास आएंगे। आपके हिसाब से ये जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, भारत के टॉप 7 शहरों में 520 मिलियन वर्ग फीट ग्रेड ऑफिस स्पेस है, लेकिन रीट्स में इसका प्रतिशत काफी कम है, महज 23%। कैसे देखते हैं इसको? तो दीपक जी देखिए, पहली रीट लॉन्च हुई इंडिया में 2019 में। तब से 5 साल हुए हैं और मुझे लगता है कि एक नया प्रोडक्ट है। लोगों को समझने में टाइम लगता है। इंडिया में तो प्रोडक्ट नया है, ग्लोबली ये प्रोडक्ट बहुत वेल स्टैब्लिश है। लोगों को थोड़ा समझने में टाइम लगता है और लोग इसको समझ भी रहे हैं। अगर जो नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स हैं आज की डेट में 2,64,000 हैं। पहले नंबर बहुत कम था, 10 गुना 20 गुना बढ़ गया है वो नंबर। दूसरी चीज़ है, आप ऑल्सो इसको ध्यान में रखिए कि 3 साल हमारे निकल गए कोविड में, जो वंस इन अ सेंचुरी और वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट था, जिसमें लोगों को कंसर्न्स था कि लोग अब घर से ही काम करेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे। और इवन इवन जो लिस्टेड और जो बड़े डेवलपर्स थे उनकी ऑक्यूपेंसी भी थोड़ी कम हो गई थी, तो वो भी एक कंसर्न था। बट वो अब कंसर्न इज इट्स बिहाइंड। पीपल हैव सीन कि ऑक्यूपेंसीज बढ़ रही हैं, लोग बैक टू ऑफिस आ गए हैं और मोमेंटम ऑफिस में बहुत है। सो दैट इज सेकंड थिंग। आई थिंक मुझे लगता है कि वो भी बिहाइंड है हमारे। और थर्ड थिंग है कि एक रीट थोड़ा रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। इसमें जो एसेट्स होते हैं दे शुड गिव स्टेबल कैश फ्लोज ऑन अ रेगुलर बेसिस। कई बार डेवलपर्स को प्रोडक्ट को और पोर्टफोलियो को क्रिएट करने में टाइम लगता है। तो टॉप डेवलपर्स ने पोर्टफोलियो फटाफट अलाइन कर लिया, वो लिस्टेड हो गए। बाकी लोग कर रहे हैं और आप देखेंगे हर साल 1 या 2 लीड्स आएंगे। और ये ग्रोथ स्लो नहीं है। आई थिंक इट टेक्स टाइम एंड इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म we'll see lot of growth in REITs, and even long term also we'll see lot of growth in REITs, and that is going to pan out। उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। प्रशांत सर आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि मोटे तौर पर तो हमने आपकी रिपोर्ट के आंकड़े बता दिए, लेकिन इनसाइट्स क्या हैं? दूसरा, आपकी ये रिपोर्ट किन पहलुओं को टच करने का प्रयास कर रही है? दीपक जी, हमने रीट एज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बैकग्राउंड को हाईलाइट किया है कि एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इंडिया में पोटेंशियल काफी ज्यादा है और अभी ये तेजी पकड़ेगा। हमने ये भी हाईलाइट किया है कि इंडिया में टोटल ग्रेड ए ऑफिस अगर आप देखें तो करीब 850 मिलियन स्क्वायर फीट है, जिसमें से 520 मिलियन स्क्वायर फीट रीटेबल है और उसमें से सिर्फ 23% लिस्टेड है एज रीट्स। और हम अगर बात करें तो सदर्न पार्ट ऑफ सिटीज में अगर आप देखें, 3 शहरों को अगर आप इंक्लूड करते हैं, बैंगलोर, हैदराबाद एंड चेन्नई, तो सबसे ज्यादा रीटेबल पोटेंशियल आपको इन्हीं तीनों शहरों में मिलेगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी कम दिखती है बिकॉज वॉल्यूम ज्यादा है। हमें 2-3 चीजों को ध्यान रखना चाहिए दीपक जी, हमने इस रिपोर्ट से भी हाईलाइट करी है कि ये रीट की जो ग्रोथ जर्नी है अभी स्टार्टिंग मोड में।
जैसा कि आलोक जी ने भी बताया, प्रोडक्ट नया था, 2-3 साल हमारे कोविड में चले गए। और एक चीज और मैं और ऐड करना चाहूंगा कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट शुरुआत में काफी कॉम्प्लेक्स थी, जो कि काफी सिंप्लीफाई होना शुरू हो गई। टैक्सेशन को भी लेके काफी कंफ्यूजन था, जो कि सिंप्लीफाई हुई है, जिसकी वजह से आपने देखा तेजी है। और अगर आप देखें पिछले 3 साल में, 2023 से अगर हम बात करें, तो टोटल रीडेबल स्पेस थी 330 मिलियन स्क्वायर फीट, जो आज के डेट में 520 मिलियन स्क्वायर फीट हो गई है, क्योंकि हमने पिछले 2 साल में करीब 105 से 108 मिलियन स्क्वायर फीट का ग्रेड ए ऑफिस सप्लाई मार्केट में आते हुए देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि जीसीसी, जो कि काफी इंडिया इकोनॉमी पे भरोसा करते हुए अपनी लीजिंग एक्टिविटी बढ़ा रही है, और 45% ऑफ जो ऑक्यूपायर्स है, आप देखेंगे यूएस बेस्ड ऑक्यूपायर्स है, जिनको एक एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन के ऑफिसेज चाहिए जो कि क्वालिफाई करते हैं ग्रेड ए। और चूंकि उनके तरफ से इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है, तो हम आने वाले समय में देखेंगे कि रीटेबल स्पेस और रीट्स की भी काफी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और दीपक जी, अगर आप सत्वा ग्रुप का जो रीट आने वाला है उसको अगर ऐड कर ले, तो आप करीब देखेंगे 48 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रीटेबल स्पेस और ऐड हो जाएगा। और ये जो रीट आ रहा है, अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ लीजेबल वॉल्यूम स्पेस, ये सेकंड लार्जेस्ट है एशिया में। सो मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ग्रोथ स्टोरी काफी स्ट्रांग है। पब्लिक अवेयरनेस रीट्स को लेके एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी काफी तेजी से बढ़ रही है, लोगों का इंटरेस्ट भी काफी बढ़ रहा है। और जिस तरह से हमने देखा है कि एक स्टेबल रिटर्न रीट्स दे रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में आप देखेंगे इसको 3 तरफ से सपोर्ट मिलने वाला है। एक, आप देखेंगे डेवलपमेंट साइड से काफी ग्रेड ए रिटेबल स्टॉक मार्केट में आएंगी। सेकंड, ऑक्यूपायर्स का इंटरेस्ट काफी बढ़ा है, और वो कंटिन्यू रहेगा अगर इंडिया की आप ग्रोथ इकोनॉमी की बात करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिटेल इन्वेस्टर्स काफी जागरूक हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से आइसिंग ऑन द केक इज कि रेगुलेटर्स भी काफी इस चीज को एनकरेज कर रहे हैं, ताकि रीट एक एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनकर उभरे। आलोक जी, हाल ही में सेबी ने रीट और इनविट के नियमों में बदलाव किया है। पब्लिक यूनिट होल्डर्स की परिभाषा को बदला है। प्राइवेट इनविट में न्यूनतम निवेश सीमा 1 करोड़ या 25 करोड़ जो होती थी, अब इसे घटाकर 25 लाख कर दिया गया है। इसका क्या असर होगा? जाहिर है, जिस तरह से लोग अब रीट को, इनविट को निवेश के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, तो सेबी भी नियमों को और आसान बना रहा है ताकि कंपनियों के लिए रीट में प्रॉपर्टी को लिस्ट करना आसान हो। तो कैसे देखते हैं इन बदलावों को, रीट की और इनविट की ग्रोथ को निवेशकों के नजरिए से? देखिए दीपक जी, मैं दो चीज मैं बोलना चाहता हूँ, और जहाँ प्रशांत जी ने बोला उसको थोड़ा मैं बदलाव पे भी आता हूँ मैं। इंडिया में क्या है जो आपने बोला, तो एक तो इंडिया में रीट ग्रोथ स्टोरी तो है। उसको आपको लग रहा है स्लो है, मेरे ख्याल से स्लो नहीं है। नया प्रोडक्ट था, कोविड था, दैट स्टोरी इज नाउ अनफोल्डिंग। सो दैट इज वन। Second thing is, in terms of office, India is office to the world. India has 51% share of outsourcing. So growth story is very, very much intact. SEBI has been making these regulations easier, slowly and slowly. अब ये जो रिसेंटली जो बदलाव हुए हैं, डेफिनेटली इनका इम्पैक्ट पॉजिटिव है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस विल ओनली एड। ऐसा नहीं है कि इन इन बदलाव की वजह से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, आई मीन ग्रोथ तो स्ट्रॉन्ग है ही, and this is going to help in enhancing this growth. That's a small point I'm making here. So all this is incrementally aiding to the growth of REITs, and that story is going to continue. That is how I look at these changes. But in details, I would say how each change is impacting. That is we are understanding and scrutinizing. ठीक है, सेबी ने जो नियमों में बदलाव किए हैं उसे कैसे देख रहे हैं? They're all very positive, and this means the growth. And see, now a lot of institutional investors which were kind of waiting on sidelines, they're getting interested in REITs, and all that which helps in easing of norms, that is going to help in the growth. Retail investors, पहले 2 लाख की अमाउंट थी, 50,000 की अमाउंट हुई, आप 1 यूनिट खरीद सकते हैं। So that is going to help in growth of retail investors. And performance of REITs is also increasing, doing better in last 1 year. So that is also going to attract more investors, institutional as well as retail. बिल्कुल, यानी सेबी द्वारा नियमों में बदलाव साफ संकेत हैं कि ईज ऑफ बिजनेस हो, लोगों को निवेश करने में सहूलियत हो। प्रशांत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आने वाले समय में हम रीट के तौर पर कितनी लिस्टिंग देखेंगे? कौन से बड़े ब्रांड्स तैयारी कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, ये जो 520 मिलियन स्क्वायर फीट का जो ऑफिस स्पेस जो हम बोल रहे रीटेबल है, ये आने वाले समय में बढ़ेगा ही। और
जितनी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में आप रीट्स लेकर आने वाले हैं। डीएलएफ भी प्लान कर रही है इस तरह से। मेजर जितने भी एग्जिस्टिंग रीट्स भी है वो भी अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं आने वाले चंद साल में मेरे ख्याल से 2 से 3 बड़े रीट्स तो डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स हैं। और जो एग्जिस्टिंग रीट्स है वो अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करेंगे। और जिस तरह से सेबी प्रोएक्टिव होकर गाइडलाइंस पे बदलाव ला रही है, इससे एक इंडिकेशन क्लियर है कि ये एसेट क्लास को वो बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ावा देना चाहते हैं। वो इस चीज को देख रहे हैं कि सप्लाई साइड में तो कोई कमी नहीं है, इस चीज को हमें अगर आम इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर तक पहुंचाना है तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट लॉट्स को छोटे करने पड़ेंगे, टैक्सेशन पॉइंट्स को लेकर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी आप देखेंगे ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट होगी। दीपक जी, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि डिमांड को लेके हम इतने बुलिश हैं। जीसीसी अगर आप देखें संख्या के हिसाब से, आज के डेट में करीब 1700 जीसीसी इंडिया में ऑपरेट करती हैं। ये आंकड़ा 2030 में करीब 3000 तक पहुंचने वाला है। तो नंबर अपने आप में आप देख लिए बढ़ने ही वाला है। और अगर आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर अ फॉरेन कंट्री देखें तो ये 85% चीपर है कंपेयर टू वेस्ट में जो होता है। हम अगर हम स्टेम ग्रेजुएट्स की बात करें, हम सेकंड हाईएस्ट है। और इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी की अगर बात करें तो इन तीनों डेटा पॉइंट्स को मिलाकर मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगी किसी को समझने के लिए। बहुत सिंपल सी बात है कि इंडिया इज द डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ हाई एंड वर्क। आप चाहे देखें R&D हो रही है, सब यहाँ पे आ रहे हैं। और उस हिसाब से ऑफिस स्पेस भी बढ़ रहा है। तो सेबी ने इस चीज को प्रोएक्टिवली मुझे लगता है इन्वेस्टर साइड से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, ताकि डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम बना रहे। ये प्रोडक्ट को ग्रो कराना चाहते हैं। और आने वाले समय में मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि 2 से 3 आप देखेंगे हर 2 साल पे रीट्स आएंगे। आलोक सर, एक और अहम सवाल ये होगा कि भारत में रीट मार्केट की तुलना में विकसित देशों के मुकाबले हम कहां खड़े हैं। जाहिर है आप काफी बुलिश हैं, ग्रोथ से संतुष्ट हैं, लेकिन गति बनी रहे इसके अलावा जो ग्लोबल हालात हैं, जैसा कि रूस यूक्रेन बीते 3 सालों से जंग में है, इजराइल भी गाजा के साथ जंग में था, अब ईरान के साथ नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। तो इन संघर्षों के बीच हमारे देश का जो कमर्शियल रियल एस्टेट है, रीट का जो बाजार है, उस पर आप कैसा असर देख रहे हैं? दीपक जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत टाइमली है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। इंडिया जितने स्वीट स्पॉट में है इंडिया जितने स्वीट स्पॉट में है उतनी कोई भी कंट्री नहीं है। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया का आज की डेट में 51% शेयर है ग्लोबल आउटसोर्सिंग में। अब वो शेयर बढ़ेगा ही विद टाइम। इंडिया हैज बिकम ऑफिस टू द वर्ल्ड। इंडिया में हर साल करीब 80 मिलियन स्क्वायर फीट की ग्रॉस लीजिंग हो रही है। जैसा प्रशांत जी ने बोला, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेम ग्रेजुएट्स 1800 जीसीसी हैं। और करीब 3000 जीसीसी हो जाएंगी 2030 तक। जीसीसीज का आज की डेट में करीब जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं वो है 220 मिलियन स्क्वायर फीट। 2030 तक हो जाएगा 300 मिलियन स्क्वायर फीट। और ये तो जीसीसीज हैं। ट्रेडिशनल आईटी आईटीएस कंपनी भी बहुत जगह ले रही हैं। उसके बाद इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है करीब 6.5 to 7%। सो इंडियन कंपनीज भी बहुत जगह ले रही हैं। सो इंडिया में जो ऑफिस की डिमांड है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड रेगुलर डिमांड। सो दैट इज वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। देन सेकेंड थिंग, प्रशांत जी ने जो बात बोली कि कॉस्ट आर्बिट्राज जो है वो एक फिनोमिनल है आज की डेट में। लेकिन इंडिया में जो आउटसोर्सिंग हो रही है, कॉस्ट आर्बिट्राज तो एक है ही, लेकिन एक और बड़ी चीज है टैलेंट अवेलेबिलिटी। इंडिया में जो टैलेंट अवेलेबल है इस कॉस्ट पे, वो किसी भी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। सो इंडिया इज अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट business in service sector, and that will aid to the office growth. So that is one. अब ये जो tensions हैं, these are, I would say, for limited period. They do not, they do not affect the long run or medium term trend of service business being outsourced to India. Okay. So we should not worry about at all of these tensions in terms of growth of leads. That's what I'm saying.
ठीक है, टेंशन को सॉर्ट आउट करना है, वो सॉर्ट आउट होंगी, वो एक अलग है, लेकिन शॉर्ट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में इस बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज आप देखिए, यूएसए में रीड स्टार्टेड इन 1960s, इंडिया में दे स्टार्टेड इन 2019। करेक्ट। तो जो 40-50 साल का जो गैप है, दैट विल टेक टाइम। बट आई कैन टेल यू, इट्स ऑलवेज इनिशियली स्टार्ट कई बार स्लो होता है, बट देन इट रियली कैचेस अप। सो एक ऑफिस मार्केट में ग्रोथ है, नया स्टॉक आ रहा है, एग्जिस्टिंग रीड्स ग्रो कर रही हैं, नया बिजनेस आ रहा है, और जो नए नए सेक्टर आ रहे हैं, रिटेल है, लॉजिस्टिक है, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटलिटी है, वो डाटा सेंटर्स हैं, दैट विल अगेन लीड टू ग्रोथ ऑफ ईट्स। सो द करेक्ट। फ्यूचर ऑफ ईट्स इंडिया इज वेरी वेरी ब्राइट। तो रीट मार्केट की इस चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे भारत में जो रीट को लेकर पॉलिसी सपोर्ट है उसमें किस तरह का रिस्पॉन्स है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम प्रॉपर्टी प्लस में बात कर रहे हैं भारत के रीट मार्केट की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत में भारी भरकम स्टॉक है ग्रेड ए ऑफिसेस का, लेकिन जो रीट है, रीट को लेकर उसमें हिस्सेदारी काफ़ी कम है। जो ये कैसे बढ़ेगी, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत सर, आपसे एक अहम सवाल ये होगा कि करीब 47% ऑफिस स्टॉक 10 साल से पुराना है, जिसे अपग्रेड कर रीट के लायक बनाया जा सकता है। क्या डेवलपर्स और निवेशक इस दिशा में सक्रिय हो रहे हैं? उनका फोकस इस ओर है? दीपक जी, काफी पहली बात तो मैं ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो ग्रेड ऑफिस है, भले वो 10 साल से पुराने हो, पर वो अच्छे कंडीशन में है। ऐसा नहीं कि मतलब वो ग्रेड बी कैटेगरी में आ गए हैं। पर प्रोएक्टिवली अगर आप देखें, डेवलपर्स उसको काफी अपग्रेड कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जीसीसीज और यूएस बेस्ड कंपनीज को उनके एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस होती है। लीड सर्टिफाइड होना चाहिए, आईजीबीसी सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए डेवलपर्स और जितने भी ओनर्स हैं इन एसेट्स के, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि कोविड के आने के बाद जिस तरीके से लोगों का एक्सपेक्टेशन ऑफिस को लेकर बदल गया है, ऑफिस स्पेस को लेकर बदल गया है, उसके वजह से भी ना ही सिर्फ ये 10 साल पुराने वाले स्टॉक अपग्रेड हो रहे हैं, बल्कि एग्जिस्टिंग स्टॉक को भी काफी अपग्रेड किया गया है। बिकॉज आज के डेट में आप देखिए, कोविड के बाद प्रेफरेंस बदल गए हैं। मिलेनियल्स का पार्टिसिपेशन काफी बदल गया। मिलेनियल्स के बाद अब जेंजी आ गए हैं आपके वर्कफोर्स में। उनका नजरिया एक ऑफिस स्पेस को लेकर बिल्कुल अलग है, जो कि एक उनके नजर से ऑफिस सिर्फ काम करने का स्पेस नहीं होना चाहिए, एक एक रिक्रिएशनल स्पेस होना चाहिए, जहां पे वो काम करने के साथ साथ और भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सके। तो मेरे ख्याल से इसकी तरफ काफी प्रोएक्टिवली काम हो रहा है, और यही कारण है जिसके वजह से काफी जीसीसीज और एमएनसीज इंडिया में आ रही है। और हम देख रहे हैं कि ये ऑफिस स्पेस का डेफिनेशन ही बदल कर आ रहा है अलग रूप से, और रिटेबल स्टॉक काफी बढ़ने वाली है। आलोक सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक ही कह रहा था कि देखिए, जब बिल्डिंग हम बनाते हैं तो हम बनाते हैं 50 साल के लिए। मैं आपको अपने आप को रोक नहीं पाया इसमें कमेंट करने के लिए, सॉरी अबाउट दैट, बट आई थिंक आई वांट टू मेक एन कमेंट हियर। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाते हैं 50 साल के लिए। और जो अच्छे डेवलपर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, दे कीप इन्वेस्टिंग इन अपग्रेडिंग दोज बिल्डिंग्स ऑन अ वेरी वेरी रेगुलर बेसिस। सो 10 साल पुराना स्टॉक को इतना 10 साल पुराना नहीं है, अगर उसको अच्छे से मेंटेन किया है, अच्छा बनाया है, तो रीटेबल है। दैट इज वन थिंग आई वांट टू काइंड ऑफ पॉइंट आउट इन दिस फोरम वेरी वेरी एम्फेटिकली। आलोक सर, आपसे सवाल मेरा ये होगा कि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि मल्टीनेशनल ब्रांड ग्रेड ए ऑफिस स्पेस में ही डील करते हैं। तमाम कारण हैं जिसके पीछे, जाहिर है आपको रीट की ग्रोथ पॉजिटिव स्टोरी दिख रही है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ चैलेंजेस भी होंगे। रीट मार्केट को और गति देने के लिए आपकी ओर से अगर कुछ सुझाव हों तो वो क्या होंगे? सो दीपक जी, मेरे हिसाब से देखिए, इंडियन ग्रोथ स्टोरी इन ऑफिस इज वेरी वेरी स्ट्रांग। आज 80 मिलियन स्क्वायर फीट की ग्रॉस लीजिंग हो रही है हर साल। टेनेंट्स आ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखिए, बिजनेसेस हैव टू थ्राइव ऑन देयर ओन। अब मुझे लगता है कि ऑफिस बिजनेस इंडिया में जितने स्वीट स्पॉट में है, जितनी उसकी टेल विंड्स हैं, short, medium to long term. So it is going to do well. We have good players. We have top global players and top Indian players
हु नो देयर गेम। ऐसे प्रशांत जी ने बोला कि आपने शायद बोला कि सस्टेनेबिलिटी में इंडिया टॉप में है। सो आई थिंक वी हैव द मटेरियल, वी हैव द पीपल, वी हैव एवरीथिंग। I don't think we need any crutches or any incentives. I think we will do very, very well. मुझे कोई डाउट ही नहीं है इस बारे में। प्रशांत जी, आपसे अंतिम सवाल ये होगा कि हम जिस डेटा पर बात कर रहे हैं वो टॉप शहरों का है, लेकिन टियर 2 शहरों की क्या स्थिति है? ग्रेड ए ऑफिस को लेकर, रीट्स को लेकर छोटे शहर कहां स्टैंड कर रहे हैं? बड़ी कंपनियों का फोकस इन शहरों में कितना है? बिल्कुल हो रहा है दीपक जी, क्योंकि कंपनीज अब टैलेंट के पास जाना चाह रही है। तो टीयर 2 सिटीज लाइक कोयम्बटूर, भुवनेश्वर, कोच्चि, अहमदाबाद, वहां पे आप देखिए काफी सप्लाई ऑफ ग्रेड ऑफिस आ रहा है। और चूंकि कंपनी अपने टैलेंट बेस को डाइवर्सिफाई करना चाह रही है, अपने कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को भी अगर कम करना चाह रही है, तो दे आर मूविंग टू टीयर 2 सिटीज। तो आने वाले समय में आप देखिएगा ये ग्रेड ए स्टॉक और रिटेबल स्टॉक ना कि सिर्फ टीयर 1 तक सीमित रहने वाली है, बल्कि ये टीयर 2 सिटीज में भी आपको काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। और वहां पे सिर्फ आप ये देखिए, रिटेबल स्पेस की बात तो अलग है, आप देखिए फ्लेक्सी स्पेस भी काफी वहां पे आ रहे हैं। बिकॉज कोविड के बाद कंपनीज ने फॉलो करना शुरू किया है एक एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, हब एंड स्पोक मॉडल वो फॉलो कर रहे हैं, उसी हिसाब से अपने ऑफिस स्पेस को भी वो प्लान कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से टीयर 2 सिटीज पे बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। ग्रोथ वहां पे काफी तेजी से उभर के आने वाले हैं। और आज के डेट में देखिए आईटीएस सेक्टर में 65% आपके टैलेंट्स जो आते हैं टीयर 1 सिटीज में काम करने के लिए, टीयर 2 सिटीज से ही आते हैं। एग्जैक्टली। तो आप टीयर 2 सिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जाहिर है टियर 2 शहरों को इग्नोर नहीं कर सकते। ग्रेड ए ऑफिस स्पेस का दायरा छोटे शहरों, सैटेलाइट शहरों की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट पर लौटें तो 520 मिलियन स्क्वायर फीट का रीट लायक ऑफिस स्पेस, लेकिन रीट में हिस्सेदारी 23% है। यानी साफ है कि ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग है, पॉलिसी लेवल पर अच्छा सपोर्ट है। हालांकि रीट को लेकर जागरूकता कम है, जिसका हमने पहले भी कई बार जिक्र किया है। इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अभी जिक्र की कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो दुनिया भर में समस्याएं दिख रही हैं, उसको लेकर फिलहाल हमारे एक्सपर्ट्स का तो नजरिया यही है कि भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट पर, रीट पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आलोक सर, प्रशांत सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।